प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे प्रश्न को एकाग्रता के साथ देखिए, समझिए, है ना। निश्चित ही आपके एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, है ना। चलिए, तो देखिए आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, ठीक है, कि सैंधव निवासियों का प्रिय पशु, है ना, निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सांड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में, है ना, सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, हड़प्पा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, क्रीट सभ्यता की, है ना, क्रीट की सभ्यता। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सिंधु के मैदान में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा का उत्खनन, है ना, हड़प्पा का उत्खनन किया था, कौन किया था हड़प्पा का उत्खनन, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, दयाराम साहनी ने। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है ना, देखिए ये बिहार बोर्ड के 2010, 14, 18, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न जो भी आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, कुछ प्रश्न, है ना, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं, है ना, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और कुछ क्वेश्चन जो पहले पूछ चुका है उन प्रश्नों को भी शायद पूछा जा सकता है। तो सभी प्रश्नों को आप क्या करें, ध्यानपूर्वक से देखें, समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। और आगामी आने वाली परीक्षा में, है ना, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे ही। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका जो 6 नंबर का प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कांस्य युग सभ्यता। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष, है ना, उत्खनित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, ये 1927 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, है ना, सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कालीबंगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, जुड़वां राजधानी थी, क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए ये देखिए झारखंड के एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मोहनजोदड़ो। और ये भी देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2010, 12, 17, 20 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जितने भी प्रश्न हैं मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखते चलिए। चलिए देखिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राय बहादुर शाहनी, है ना, ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, हड़प्पा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। ठीक है ना, इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की, है ना, खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। कह रहा है कि इसमें जैसो किसने करवाई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, राखल दास बनर्जी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सिंधी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सिंधु नदी के किनारे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मोहनजोदड़ो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा, है ना, टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। ठीक है, ये आपको बताना है।
ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चार्ल्स मैसन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और ये देखिए बिहार बोर्ड में 13, 15, 16, 17, 19 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मोहनजोदड़ो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, में, है ना, गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, लोथल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोथल कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, गुजरात में। चलिए अभी के समय में लोथल जो है कहाँ है स्थित, गुजरात में स्थित है। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि कालीबंगा स्थित कहाँ है ना, यानी कालीबंगा जो है ये कहाँ स्थित है। तो देखिए अभी के समय के अनुसार देखा जाए तो ये कालीबंगा जो है आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कालीबंगा, है ना, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सरस्वती नदी के किनारे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पश्चिमी उत्तर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्वोत्तर, है ना, पुरातत्व, है ना, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, साहित्य। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सैंधव संस्कृति के अंतर्गत, है ना, अधिसंख्य मोहरें, है ना, प्राप्त हुई है। ये निम्नलिखित में से ये मोहरें किस चीज़ से निर्मित थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सेल खड़ी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनके के लिए, है ना, कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बनावली। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला, है ना, ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मोहनजोदड़ो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु का बंदरगाह, है ना, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, लोथल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि सिंधु, है ना, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिलती है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मोहनजोदड़ो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कालीबंगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, है ना, था कैसा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए भाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नगर पालिका जैसा, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी प्रश्न आपके हैं सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कलकत्ता में, है ना, एशियाटिक, है ना, सोसाइटी की स्थापना, है ना, किसने की, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, विलियम जोन्स। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद, है ना, ने प्रकाश डाला है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अर्नेस्ट मैके। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, रावी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर डी बनर्जी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, भोगवा नदी के किनारे। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना,
कांस्य युग की सभ्यता। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विद्वान ने, है ना, मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का, है ना, सलाहेय प्रयास किया। अब अगला प्रश्न आपके सामने यही है ना। अब आपके सामने देखिए ऑप्शन है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौटिल्य की कृति है ना, क्या है कौटिल्य की कृति, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र, है ना, नामक लेखक कौन है, कौटिल्य, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अशोक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, ये देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय, है ना, प्रमाण किसका था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सातवाहन काल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैग्नीज भारत में किसके दरबार में आया। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की, ठीक है ना। अब आपके सामने प्रश्न है, इसके साथ ही ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हरिसेन, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, सॉरी, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है ना, कहाँ से होती है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रयाग प्रशिस्त। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हर्यक वंश। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। ये देखिए कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपके बिहार बोर्ड के एग्जामों में। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, समुद्रगुप्त। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेगास्थनीज कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, राजदूत था ये। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, ठीक है ना। जिस समय गुप्त का काल था, है ना, उस समय चीनी यात्री कोई भारत आए थे, कौन आए थे ये आपको बताना है ना। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, फाहियान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, के रचनाकार हैं कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कालिदास। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रयाग, है ना, प्राशिस्त का संबंध किस गुप्त शासक से है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, समुद्रगुप्त। चलिए अब अगला प्रश्न है कि फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य, है ना, सर्वप्रथम किस राजा ने किया। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अजातशत्रु। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तक्षशिला, है ना, विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयी ने किस नदी के संगम पर की, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के संगम पर, यानी कि गंगा, सोन, पुनपुन, है ना, ये सभी नदियों के संगम पर, है ना, क्या हुआ है, स्थापना हुआ है पाटलिपुत्र नगर का, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंडिका नामक जो पुस्तक थी, है ना, उसकी रचना किसने की, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मेगास्थनीज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वें। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपने स्वयं के खर्चे से, है ना, सुदर्शन झील की मरम्मत
किसने कराई? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, रुद्रदामन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एरन, है ना, सागर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 78 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को, है ना, परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, स्कंद गुप्त। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ठीक है ना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि धम्म, है ना, धम्म की शुरुआत किसने की थी? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक वंश, है ना, अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अशोक जो है मौर्य वंश का शासक, है ना, मौर्य वंश के शासक काल में, है ना, अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश से। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, स्तंभ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गुप्त काल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजतरंगिणी, है ना, के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कल्हन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मौर्य काल के, है ना, टकसाल का प्रधान कौन था? ये आपको बताना है ना, देखिए ऑप्शन आपके सामने है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, लक्ष्मण अध्यक्ष। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, किसके द्वारा की गई थी? ये आपको बताना है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, उदयभद्र द्वारा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धम्म महामात्रों को किसने, है ना, नियुक्त किया? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अशोक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, पतंजलि के महाभाष्य, ठीक है ना, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी रचना, किसकी जानकारी मिलती है? ठीक है ना, ऑप्शन देखिए आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मौर्य काल की। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कौटिल्य या चाणक्य, है ना, कौटिल्य या चाणक्य के भी नाम से इसको जानते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि एलोरा में कैलाश, है ना, मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया गया था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, राजपूत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंच, है ना, पंच चिन्ह वाले सिक्के, है ना, बने होते थे, किसके बने होते थे? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बी और सी दोनों। कहने का अर्थ है कि चांदी के भी और तांबा का भी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुराणों की संख्या 18 है। चलिए अगला प्रश्न है कि, है ना, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गणतंत्र, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका, है ना, से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मौर्य वंश, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर
होगा ऑप्शन ए, है ना, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 16, है ना, 16 महान जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगध, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि इंडिका के लेखक कौन है? है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए अशोक मौर्य वंश का शासक था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं महाभारत की, देखिए अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, वेद व्यास। चलिए अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए महाभारत की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 18 दिन तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाभारत के किस पर्व में, है ना, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शांति पर्व। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद की रचना कब हुई? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, है ना, किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया? ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चार्ल्स, है ना, विलिकन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ब्राह्मण। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक से सभी प्रश्नों को समझते चलिए। अगला प्रश्न है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 102 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि कौरव एवं पांडव दोनों, है ना, किस वंश के से संबंधित रखते थे? ठीक है ना, कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कुरु वंश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने, है ना, गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मानेश्वर। चलिए अगला प्रश्न है कि महर्षि वेद व्यास, है ना, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न, है ना, संतान थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, ये सभी पांडु, है ना, धृतराष्ट्र और विदुर, ये सभी संतान थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कर्मण्य वाधि कारस्यते, है ना, माँ फलेषु कदाचन, ये जो है श्री भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित किया गया है? ये एक श्लोक लिखा हुआ है ना, तो ये आपको बताना है कि ये जो है सो भगवत गीता के किस अध्याय में ये वर्णित किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, द्वितीय अध्याय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, भीष्म। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 8। अगला प्रश्न है घटोत्कच, है ना, कच किसका पुत्र था? ठीक है ना, घटोत्कच किसका पुत्र था? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, भीम। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस काल में, है ना, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन, है ना, हो गई? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी, है ना, किसकी पत्नी थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी है ना, इनमें से सभी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी की पत्नी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, विचित्र वीर्य का, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, गांधारी। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य है ना, द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने है ना गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काटकर दे दिया? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, एकलव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्री भागवत गीता है ना के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, इन सभी ने, यानी कि महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्ण की माँ कौन थी? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, कुंती। चलिए अगला प्रश्न है कि भीम ने है ना हिडिंबा के साथ है ना कौन सा विवाह संपन्न किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, गंधर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पांडु की पत्नी है ना, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, कुंती। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ठीक है ना, ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, 8। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंडाल अस्प्रिय माने जाते थे, ठीक है ना। जब भी वे नगर में आते थे है ना तो उन्हें लड़की की आवाज़ है ना करके आना पड़ता था, ठीक है, ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से क्या हो सके, बच सके। यह कथन किसका है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, फाहियान, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, ये देखिए आप, अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध, ठीक है ना, प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, बोध गया में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ठीक है ना, ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, बाणभट्ट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वैदिक है ना, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, प्रकृति। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना। अगला प्रश्न है कि सल्लेखन है ना द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न है कि अपार है ना सुंदर मूर्ति एवं नंद का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, शैव मत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वानभट्ट है ना, वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? चलिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, पाशुपाद। चलिए अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, किसकी थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि नाथ मुनि का संबंध है ना किस धर्म से? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, वैष्णव धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वीर शैव है ना आंदोलन का जनक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, बास बन्ना। चलिए अगला प्रश्न है कि धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, रायसेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुंडलवन है ना जो कि कश्मीर में है ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, 18। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस
शासक ने की थी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अशोक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 4। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि महावीर स्वामी की पुत्री, है ना, अनुजिया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, जमाली। चलिए अगला प्रश्न है कि कालिदास, भवभूति, है ना, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, शैव धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्वेतांबर, ठीक है ना, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म, है ना। और ये देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10, 14, 18, 19, 20 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भवभूति में, है ना, भवभूति के मालती माधव, है ना, में किस संप्रदाय का उल्लेख है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यानी कि कपालिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्तूप संबंधित है, ठीक है ना, स्तूप संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बौद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध परंपरा, है ना, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, 84,000। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि महावीर का जन्म हुआ था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कुंडल 1 यानी वैशाली में। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सिद्धार्थ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महावीर ने, है ना, महावीर ने पार्श्वनाथ, है ना, के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचार्य। चलिए अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हीन यानी पुस्तकें किस भाषा में है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, पाली भाषा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अजात शत्रु। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि तृतीय बौद्ध संगीति, है ना, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कपिल वस्तु। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बौद्ध धर्म। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि त्रिपिटक, है ना, साहित्य संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, नालंदा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच, है ना, भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी कितनी, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 5 करोड़। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि आईएनए अकबरी किसने लिखा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अबुल फजल।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबरनामा की रचना किसने की, ठीक है ना, अकबरनामा की रचना किसने की, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर ने अबुल फजल से, है ना, अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, ठीक है ना, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबरनामा एवं, है ना, आईने अकबरी, ठीक है ना, के अनुवादक कौन थे, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, है ना, 4 भागों में। चलिए अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी, है ना, कितने भागों में विभक्त है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 5। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अबुल फजल, है ना, कृत आईने अकबरी में, है ना, किस शासक का वर्णन है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अकबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ठीक है ना, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस ग्रंथ, है ना, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अकबरनामा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का पौधा, है ना, लाया गया कहाँ से, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तंबाकू, है ना, पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न है कि तंबाकू, है ना, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ, है ना, किया, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक के बाद हमारे देश के दूसरा महान, है ना, ध्रुव तारा अकबर की दिखाई पड़ता है, यह कथन किसका है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, राहुल संक्रियतयान, है ना, यायन का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि शिकार के समय, ठीक है ना, रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साम्राज्यवादी, है ना, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, W.H. मोरलैंड। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद, है ना, दौलताबाद, ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मोहम्मद तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 3। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि तबकात ए अकबरी का लेखक हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सोने का सिक्का था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, संबस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दीवान ए, है ना, अशरफ होता था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि विभाग का अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में, है ना, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14वां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि दरबार में, ठीक है ना, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अब अगला प्रश्न है कि तुजक ए बाबरी किसने लिखी, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। चलिए अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को, है ना, राजधानी किसने बनाया। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
ए है ना अकबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना 1526। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैरम खां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अकबर का वजीर था है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना बैरम खां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर ने, ठीक है ना, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है 1581। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रशासकीय सुधारक के लिए है ना शेर शाह खास तौर पर माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि सुधार व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि आईएन अकबरी किसकी रचना था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अबुल फजल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर है ना, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चित्तौड़ पर जो सो वो क्या करा, अधिकार नहीं जमा सका। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का है ना मनसबदार बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 12,000। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरकार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शेख है ना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अजमेर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? ठीक है ना, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना बदायूं ठीक है ना बदायूं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ठीक है ना, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नूरजहां। चलिए अगला प्रश्न है कि दारा ए शाहजहां के पास है ना आगरा में रहती थी, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना जहां आरा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुलबदन बेगम है ना, गुलबदन बेगम कौन थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना लेखिका। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से है ना जजिया कर क्या किया, हटाया था? ठीक है ना, जजिया कर क्या किया था, हटाया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना अकबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि स्थापत्य है ना कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना जहांगीर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी? है ना, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना असफ खां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि दिल्ली में है ना चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना जहां आरा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुगल चित्रकला है ना किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? ठीक है ना, तो देखिए इसको ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना जहांगीर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि आलमगीर है ना, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना औरंगजेब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण भारत में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का अंतिम है ना मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न है कि हुमायूं का भाई कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
डी, ठीक है ना, यानी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि हुमायूं, है ना, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, हेनरी वेवरिज। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की, ठीक है ना, अकबरनामा की रचना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न है कि जजिया, है ना, जजिया किससे लिया जाता था, ठीक है ना, जजिया किससे लिया जाता था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, जिम्मियों से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, फतेहपुर सिकरी। चलिए अगला प्रश्न है कि मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि बादशाहनामा, है ना, बादशाहनामा किसने लिखा, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि गुलबदन बेगम, ठीक है ना, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अकबर। चलिए अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न है कि ताजमहल, है ना, किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि रमजान, है ना, रमजान के नाम से किस ग्रंथ का, है ना, फारसी अनुवाद किया गया, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाभारत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यास्सा, है ना, राजकीय नियम, है ना, किसने लागू किए थे, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, चंगेज खां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए, है ना, अशरफ कब नियुक्त किया, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1582 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि दीवान ए अशरफ का अर्थ है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अकबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, बाबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजयनगर, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, हरिहर एवं बुक्का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1336 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों ने, है ना, अपने आप को कहा, क्या कहा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, राय। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, बी, 1336। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वप्रथम विजयनगर, है ना, की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, फर्नाओ नूनीज, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर की यात्रा की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, निकोलो कोंटी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हम्फी किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजा मझोले कद का है, ठीक है ना, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, ठीक है, तो उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, ठीक है ना, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। तो कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, डेमिंग गॉस
पेज। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा विदेशी यात्री है ना घोड़ों का व्यापारी था। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, ए एवं बी दोनों। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजयनगर के है ना ध्वंस के पश्चात, ठीक है ना, इसकी पहचान की गई। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, हम्फी नाम से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने, ठीक है ना, यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, डेमिंग गॉस पेज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि हम्फी, ठीक है ना, हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, 1986 में। अगला प्रश्न आपके सामने कि सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉर गोटन एम्पायर में किस विदेशी यात्रियों के यात्रा है ना वृत्तांतों का उपयोग किया है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तेनालीराम का संबंध किस वंश राजवंश से है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, विजयनगर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार कर, ठीक है ना, पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, अफनासी निकितन। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने है ना, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, जी.एस. लिविदेव। चलिए अगला प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, मंदिर से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, अफनासी निकितन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखी। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, अमरव। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपना यात्रा वृत्तांत है ना मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, अब्दुर्रज्जाक है ना, अब्दुर्रज्जाक। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, मंदिर का प्रवेश द्वार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, हम्फी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, संगम वंश। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अजमेर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाराणसी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काशी में है ना, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, वल्लभाचार्य। चलिए अगला प्रश्न है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया। ऑप्शन आपके सामने है,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कबीर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में, है ना, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, रबिया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर, है ना, सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से महिला संत थी, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शाहजहां की, है ना, किस पुत्री ने, है ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जहां आरा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चिश्ती। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तलवंडी, है ना, ये किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, नानक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अंडाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कराईकल, है ना, अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? ठीक है ना, अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिव। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कबीर शिष्य थे, है ना, कबीर जो है शिष्य थे किसके? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद के। चलिए अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, रामानंद के शिष्य सभी थे। चलिए तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से, है ना, सही सुमेलित हैं, इसमें कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, है ना, डी, उक्त सभी। कहने का मतलब है कि इसके साथ ये, है ना, ये सभी जो सही सुमेलित है, तो इस अनुसार से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल के प्रसिद्ध, है ना, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूफी मत की फिरदौसी, है ना, शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बिहार। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर भारत में, है ना, भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानंद। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि, है ना, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, वल्लभाचार्य। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से सही सुमेलित है, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। कहने का अर्थ है कि ये जो आपके सामने हैं ये सभी एक दूसरे से सुमेलित यानी कि सही है, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाहन पूजे हरि मिले, ठीक है ना, ये जो है किसकी काव्य पंक्ति है? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि शंकराचार्य का मत है, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अद्वैतवाद। चलिए अगला प्रश्न है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कादिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था?
ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, फरीद उद्दीन गंज ए शंकर, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है कि शेख कुतुबुद्दीन, है ना, बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिश्ती। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी, है ना, सिलसिले से था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, है ना, डी, यानी कि नक्शबंद। अगला प्रश्न है कि किस भक्ति, है ना, संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद। चलिए अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन जलालुद्दीन दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिलसिला क्या है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूफी व्यवस्था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हिंदी मुस्लिम एकता पर बल दिया। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बीजक। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मीरा की भक्ति, है ना, मीरा किसकी भक्त थी, ठीक है ना, मीरा किसकी भक्त थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मोहम्मद गौरी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तलवंडी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूफी, है ना, सूफी संतों की गतिविधियां के केंद्र, है ना, को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, खान का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय, है ना, अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अल बरूनी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महमूद गजनी। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यूनानी भाषा। अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल बरूनी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अल बरूनी। अगला प्रश्न है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 11वीं शताब्दी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अरबी। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरक्को। अगला प्रश्न है आपके सामने, है ना, अगला प्रश्न कहता है कि मोहम्मद, है ना, इब्न जूजिए, है ना, ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, इब्न बतूता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, इब्न बतूता। चलिए इब्न, ऑप्शन सी, इब्न बतूता। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अब्दुल रज्जाक, है ना, समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि फ्रांसवा वर्नियर था, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बर्नियर। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि किताब उर चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि किताब उर रेहला है ना, इसमें किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इब्न बतूता। अगला प्रश्न है कि वर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शाहजहां। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासक काल में भारत आया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, मेवाड़। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, चंद बरदाई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, हैंडसम। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे घोंसलों को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इब्न बतूता। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिन है ना बैपिट्स टेवनियर ठीक है ना, किस देश से भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, जहांगीर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस नगर का है ना, किस नगर का अथवा उनके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्री द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, ग्वालियर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर है ना प्राच्य निरंकुशवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, वर्नियर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विदेशी है ना, किस विदेशी यात्री को हीरों की खाने में रुचि था? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टेवनियर। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि ट्रेवर्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, फ्रांसवा बर्नियर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मध्ययुगीन यात्रियों का है ना सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्को पोलो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली से दौलताबाद है ना किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, मोहम्मद तुगलक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत आने वाले यूरोपियन कौन थे? प्रथम यूरोपियन कौन थे? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वास्को डिगामा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस रिपोर्ट का संबंध है ना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, 5वीं रिपोर्ट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, बक्सर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिपन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है
कि किस सरकारी रिपोर्ट से, है ना, भारतीय कृषि जनजाति की स्थिति का पता चलता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन आपके सामने है ना। यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। कहने का अर्थ है कि 1 और 3 सही है, ठीक है ना। 1 और 3 क्या है, सही है, बाकी ये और ये क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए इस अनुसार से आपका आंसर बनने वाला है सी, 1 और 3 क्या है, सही है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी। यानी कहने का अर्थ है कि 2 और 4, है ना, ये क्या है, सही है, और ये 1 और 3 गलत है। इस अनुसार से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसको बंगाल और बिहार के अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फ्रांसीसी, है ना, बुकानन कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सर्वेक्षक। चलिए अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मुनरो एवं रीड। चलिए अब अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का, है ना, स्वामी कौन होता था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसान। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उक्त में सभी, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त, है ना, ये हो गया आपका महाल वाड़ी बंदोबस्त, ये हो गया रैयतवाड़ी, ठीक है। तो इस अनुसार से आपका सभी सुमेलित क्या है, सही है। तो आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त में सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मलाहवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, है ना, सी, ठीक है ना, यानी कि लॉर्ड बेंटिंग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दमिन ई कोह क्या था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूभाग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1875। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस से। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की दीवानी किसने प्रदान की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फ्रांसीसी, है ना, फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एनाल्स। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मार्टिन वर्ड। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संथाल विद्रोह का नेता था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सिद्धू कान्हू। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड बना, है ना, कब बना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1793 में। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1855 में। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, यानी कि सभी सही है, ठीक है ना। ये सभी जो है सो एक दूसरे से सही मिलान है, ठीक है ना। तो इस अनुसार से आपका आंसर होगा डी, सभी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डलहौजी ने। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रैयत, है ना, वाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मद्रास। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संथाल विद्रोह, ठीक है ना, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1855। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिधो। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह। अब आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1773 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डलहौजी ने विधवा विवाह को, है ना, कब मान्यता दी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1855, यानी ऑप्शन डी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह कौन, है ना, व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली, है ना, ट्रिब्यून, है ना, ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति आरंभ हुई, है ना, कब हुई? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 मई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति, है ना, से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। ये सब जो है ये सभी अफवाहें फैल रही थी, तो सभी सही है। इस अनुसार से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के दौरान, है ना, सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी ने। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि किस महिला ने, है ना, सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेज के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महारानी बैजाबाई सिंधिया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, काशी। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पीर अली। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, ये दोनों, यानी कि नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये दोनों गए। तो इस अनुसार से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने, है ना, 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? चलिए तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी नामों से। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि सागर में अंग्रेज पुरुष, है ना, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिनों किले में शरण लेकर रहना पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 222 दिन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को, ठीक है ना, विद्रोह का आरंभ किसने किया?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, शेख रमजान। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कार्ल मार्क्स। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, हरजू रोज। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि तात्या टोपे, है ना, के अंग्रेजों को अधिक छकाया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859, है ना, को फांसी दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवपुरी। अगला प्रश्न है कि झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, झांसी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि वह कौन सा, है ना, वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह, है ना, बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की, है ना, मदद की थी? अगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बख्त वली। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, है ना, या थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, है ना, डी, यानी कि कुंवर सिंह। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध, है ना, किससे है? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, डलहौजी से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी जगह। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड के किस स्थान पर, है ना, हुरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, राव साहब, बख्त वली, है ना, बखत वली, मर्दन सिंह एवं, ठीक है, अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का, है ना, सी, यानी कि काल पी। चलिए अब अगला प्रश्न है कि हुरोज, है ना, ने किस नगर के, है ना, सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सागर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को, है ना, हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं के मकबरे से। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का, है ना, तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चर्बी वाले कारतूस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द ग्रेट, है ना, रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता। अगला प्रश्न है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, बेगम हजरत महल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बीबी घर, है ना, कत्तेल आम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एनफील्ड। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पाम स्टर्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के समय, है ना, भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह को किसने सर्वप्रथम, है ना, मतलब कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, वी.डी. सावरकर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है
कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1510 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7 द्वीपों का नगर, ठीक है ना, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, बम्बई। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17 मई 1948। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, फोर्ट विलियम। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य, है ना, शैली का उदाहरण है, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, नव गौथिक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, गंज। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1911 में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि फोर्ट विलियम, है ना, किस शहर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत से राजधानी कलकत्ता, है ना, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, ठीक है ना, पहले भारत की राजधानी कहाँ था, कोलकाता, वहाँ से अब नई दिल्ली कर दी गई, ठीक है ना, तो ये कब स्थानांतरित की गई ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1911। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चौल इमारतें, है ना, इन नगर की प्रमुख विशेषता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि ब्रिटिश शासन काल में, ठीक है ना, भारत में धन प्रवास का सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, इंडो सारा सैनिक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वेज नहर व्यापार, है ना, हेतु खोली गई, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1869 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अखिल भारतीय स्तर का पहली जनगणना कब हुई, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1872 ईस्वी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि कोलकाता में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 1773 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नगर, है ना, का प्रधान अधिकारी कहलाता था, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पूर्वपाल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1853। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बम्बई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी ने, है ना, असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, है ना, 1920। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1905 में। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 1905 में, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना, संस्थापक कौन माने जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, ठीक है ना,
ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि दांडी है ना ये किस राज्य से में स्थित है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात में। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना 1932 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रौलट कानून है ना, रौलट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना 1928 में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना महात्मा गांधी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, कब आए, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना 1932 में। तो प्यारे बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिए, जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ प्रश्न बच गए हैं, है ना, उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना असहयोग। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना बिहार। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि करो या मरो, ठीक है ना, करो या मरो का नारा दिया किसने दिया, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना गांधी जी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी CR दास। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना बी और सी दोनों, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, ये दोनों ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। तो इस अनुसार से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना बी और सी। हाँ चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना बी और सी दोनों, यानी कि मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना गांधी जी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना अल हिलाल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1917। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंपारण। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी, है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि टॉल स्टाय है ना
आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गुजराती भाषा में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1942। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ, है ना, कब हुआ? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे, है ना, कि नमक कानून किसने तोड़ा? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मनु। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए, रस्किन। चलिए अब आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि 1917 में, है ना, चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि काला कानून किसे कहा गया? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिसंबर, है ना, दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने, है ना, कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे को, है ना, मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो, है ना, अपने किस अधिवेशन में दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की, है ना, किस योजना का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, माउंटबेटन योजना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेबर पार्टी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का श्रेय किसे है? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सी, राजगोपालाचारी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी, राजगोपालाचारी। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल अगर बोले, अगर भारत लगा हुआ हो उसमें, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे, है ना, कि भारत का, है ना, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है ना, इस बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। और भारतीय गवर्नर जनरल बोले, है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, भारतीय गवर्नर जनरल, तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा, है ना, भारतीय लग करके आए तो हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, है ना, की थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, वेमस चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन कथन सही है? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, होम रूल लिंग आंदोलन का समर्थन किया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कैबिनेट मिशन 1946, है ना, 1946 ईस्वी में भारत आया। ठीक है ना, कौन इसके सदस्य नहीं थे?
ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एवरी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्लीमेंट है ना एटली, ठीक है, ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 20 फरवरी 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। और यही पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारतीय अगर लगा हुआ रहे तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे भारतीय लगा हुआ नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यदि पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, याद रखेंगे भारतीय गवर्नर जनरल, है ना, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कैबिनेट, है ना, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, डी, है ना, स्टेपफोर्ड क्रिप्स। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मुस्लिम लीग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ए ओ ह्यूम। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि जय हिंद का नारा किसने दिया, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के पृथक राष्ट्रीय पाकिस्तान की मांग कब उठाई, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, सिंगापुर में, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 16 अगस्त 1946 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के, है ना, कैलोहाल में कब की, ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत को, है ना, विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जून 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी फार्मूला। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, चौधरी रहमत अली। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर, है ना, उपवास की घोषणा किसने की, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 1939 ईस्वी को। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि शहीद ए आजम, है ना, किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी है ना सरदार भगत सिंह। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है ना कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया है ना, इसका सदस्य कौन था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि माउंट बेटन, ठीक है, देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि माउंट बेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 मार्च 1947 को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है ना 1950। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि संविधान द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का प्रथम है ना यानी पहला प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है ना लियाकत अली। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का है ना संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना 1946। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है ना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, चलिए लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा की संचालन समिति अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर अध्यक्ष पूछा जा रहा है, अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, प्रारूप अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों से संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर क्या किए हस्ताक्षर किए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना 284 लोग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा है ना संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 210 सदस्य। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1895 ईस्वी का है ना स्वराज्य विधेयक किसके निर्देशक में तैयार किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन सी, ठीक है बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना 24 मार्च 1947 को। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना कि भारत के
है ना, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, डॉक्टर VR अम्बेडकर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, कब बने, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, है ना, 1947 में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है ना, कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, राष्ट्रपति में। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।